race tracks and coaches set ablaze. एकाएक जो है सड़कों की संख्या में सड़क पर आगे रेलवे ट्रैक पर, और उन्हीं लोगों को हम लोग देख रहे हैं वो कौन लोग थे, और उनका बाकायदे वीडियो बना हुआ है, उसी से हम एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं। हाय, दिस इज विशाल वर्मा। बीते कुछ दिन में आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में एक जलती हुई ट्रेन की फ़ोटो वायरल हो रही थी। दरअसल ये फ़ोटो बिहार से आई हुई थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स वायलेंस हो गए हैं और एक ट्रेन में आग लगा दी गई, और इस ट्रेन में पत्थरबाजी भी इन स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया था। तो प्रशासन ने इन सारे पर कार्रवाई की थी। इसी प्रकार आप नीट के एग्ज़ाम को लेकर देख सकते हैं कि नीट के एग्ज़ाम को लेकर डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। आए हर दिन हमें ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप इन प्रोटेस्ट के रूट कॉज अगर जानने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे भारत के यूथ को कंसर्न करता हो ऐसा एक प्रॉब्लम सामने आता है। वो क्या है? वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। भारत में करीबन हर 10 में से 8 लोग बेरोज़गार हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और व्हाट इज़ द काउज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोज़गारी के कारण क्या है? तो आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। कुछ हद तक गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन कुछ हद तक जिम्मेदार नहीं भी है। जिम्मेदार है ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट इन सारी वैकेंसी में अगर वैकेंसी निकालते हैं 10,000 5,000 सीटों की, तो उनके सारे एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम है और उनके रिक्वायरमेंट की प्रक्रिया वो अगर टाइम से ले लिया जाए तो इसमें से कुछ लोगों को इससे रोज़गार मिल सकता है और एक बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर जानने की कोशिश करेंगे क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है ऐसा इसलिए इतने लोग बेरोज़गार है कि गवर्नमेंट अगर सारी प्रक्रिया अच्छे प्रकार से करने के बाद भी अगर लोगों को रोज़गार में रखता है तो इतने सारे लोगों को रोज़गार नहीं दे पाएगी। तो अब आप बोलेंगे कि इसके लिए पॉपुलेशन जिम्मेदार है। पॉपुलेशन अगर भाई आप बोलेंगे तो चाइना में इससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर वहाँ पे इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? तो पॉपुलेशन को आप एज ए मार्केट भी देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट गैप है और बहुत सारे कस्टमर है, जहाँ पे हम अपने कोई भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करके अपने भारत में ही सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। बाटा की एक कंपनी थी, शूज़ कंपनी थी। वहाँ के सीईओ ने 2 मैनेजर हायर किए थे और दोनों मैनेजर को एक एक करके एक नए शहर में वेरिफिकेशन के लिए भेजा कि आप जाके देख के आओ, वहाँ पे हमें एक प्लांट लगाना है शूज़ की, तो वहाँ पे कैसा रहेगा अपना प्लांट। तो पहला मैनेजर जाता है, वो देखता है कि उस शहर में कोई भी शूज़ नहीं पहन रहे थे, तो वहाँ के अपने सीईओ को रिपोर्ट करता है कि सर वहाँ कोई भी शूज़ नहीं पहन रहे हैं, आप वहाँ प्लांट मत लगाओ क्योंकि वहाँ पे वेस्ट ऑफ मनी है। दूसरे मैनेजर ने जाके देखा तो वो बोला सही में कोई भी नहीं पहन रहा है यहाँ पे शूज़, तो वो जाके अपने सीईओ को ऐसा रिपोर्ट करता है कि सर आप वहाँ पे कंपनी को दोगुना करके लगाइए क्योंकि वहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहन रहा है, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है अपने शूज़ को सेल करने के लिए। तो मतलब एक ही चीज़ को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। फिर आप सोचेंगे कि इसके लिए आखिर है तो है कौन जिम्मेदार। ये बताने से पहले आपको हम कुछ आंकड़े बताना चाहेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 35,000 वैकेंसी के लिए फॉर्म निकली थी, जिसमें से करीबन 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किए थे। मतलब 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए थे, करीबन वही 35,000 वैकेंसी के लिए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम से हर साल करीबन 70 लाख बच्चे ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। मतलब 3.7 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल से और 3.3 मिलियन प्राइवेट स्कूल से बच्चे ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे और अलग रिजल्ट के बारे में सोचेंगे कि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके हमको रिजल्ट अलग चाहिए, तो ये तो नामुमकिन है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसी प्रकार से हर साल इतने स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं ग्रेजुएशन करके। उसके बाद हमारा जो शिक्षा संस्था है या तो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम का काम रहता है क्या है, हमारी जो भी शिक्षा नीति है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने का काम मानव जाति का जब से विकास हुआ तब से होता रहा है। लेकिन आज का जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी शुरुआत करीबन 17वीं से 18वीं शताब्दी में हुई थी, जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन का दौर चल रहा था। उस समय क्या था कि बाय डिफ़ॉल्ट इस एजुकेशन सिस्टम का काम इंडस्ट्री के लिए एक ओबीडिएंट, लॉयल और स्किल्ड वर्कर तैयार करना था, जिसमें से उस समय तक तो सारे लोग उस फ्रेमवर्क में सेट हो जाते थे क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, लोग कम थे।
उस समय वो सारे उस फ्रेमवर्क में सेट हो जाते थे, सबको रोज़गार मिल जाता था और सभी लोग अच्छे से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे बहुत करके समय बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ और इंडस्ट्री कम हो गई, हर साल एम्प्लॉयर ज़्यादा निकलने लगे, जिसके कारण ऐसा आंकड़ा आ गया कि बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई। भारत में लगभग हर 10 में से 8 लोग बेरोज़गार रह जा रहे हैं और ऐसे ही बैठे रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक भी बहुत डाउन हो रहा है। और जिसके कारण बहुत सारे आप क्राइम रेट को देखेंगे तो ये सब में भी ज़्यादा ये बेरोज़गार लोग आकर्षित होने लगे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप इन सारे कॉज को मिलाकर देखने का प्रयास करेंगे तो आप भी पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में। इन करोड़ों बच्चों को रोज़गार और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट 2 ही चीज़ें कर सकती है। आइदर आप आउट ऑफ कंट्री से इंडस्ट्रीज़ को भारत में लाएं ताकि भारत के बच्चे इस इंडस्ट्रीज़ वाले लिस्ट में जा पाएँ, या तो फिर भारत के जो भी एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में सुधार करें। अब बच्चों को एम्प्लॉयर बनाने के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल बनाने के लिए पढ़ाया जाए, मतलब उसको वैसे गाइडेंस दिए जाए ताकि उसे रोज़गार के लिए अपने आप अपॉर्चुनिटी दिखने लगे, रोज़गार के लिए उसे अपने जगह अपने पढ़ाई से उसको अपॉर्चुनिटी दिखने लगे, ना कि यही रेस में हमें भागते जाना है। आप अगर दूसरे देशों से कंपैरिजन करेंगे ना तो भारत की शिक्षा नीति कुछ बहुत ही मतलब रूढ़ी और देख सकते हैं आप। अगर जापान की बात करें, जापान में क्या है कि पूरे देश के लोग एक साथ बढ़ने के लिए आगे जाते हैं और आगे आ रहे हैं, मतलब सभी लोग एक साथ मिलकर आउट ऑफ द बॉक्स और एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद आप इजराइल की बात करें, इजराइल में एक ऐसा रिसर्च सेंटर है जहाँ पे बच्चों और स्टूडेंट्स को ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे माहौल दिया जाता है जिसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ और ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करें ताकि हम पूरे वर्ल्ड में उसे बेच सकें। और ऐसे इजराइल इसमें सक्सेस भी हो गया बहुत हद तक। पेन ड्राइव वगैरह सारे इजराइल के बनाए हुए पेन ड्राइव्स है। इजराइल अपने यहाँ प्रयोग करते हैं, इन बच्चों के द्वारा अपने देश में शेयर करते हैं और बेचते हैं, उसके बाद इसे पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। अगर आप ये नए शिक्षा नीति को लागू करते हैं तो आप इसका असर तुरंत तो नहीं, लेकिन आने वाले जनरेशन में देखेंगे, आने वाले डिकेड में देखेंगे कि बहुत तेज़ी से भारत ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है भारत, क्योंकि हम अब एम्प्लॉयर नहीं इंडस्ट्री बना रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पुराने ज़माने में जब एजुकेशन हुआ करती थी वो किस प्रकार हुआ करती थी कि कुछ मतलब वायलेंस टाइप से धनुष विद्या वगैरह ऐसा करके शिक्षा दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे आज के दौर आते आते वो सब सारी शिक्षाएं विलुप्त हो गई। मतलब क्या है कि वो सब शिक्षा अब नहीं पढ़ाई जाने लगी। अब हमारे समाज के लिए जैसे शिक्षा की ज़रूरत होती है वैसे शिक्षा बताई जाती है, सिखाई जाती है। लेकिन ये शिक्षा नीति भी उस समय तक ठीक थी जब इससे पहले तक सारे लोग इस फ्रेमवर्क में सेट हो जाते थे। मतलब उस समय क्या था कि आधे से ज़्यादा लोग तो कृषि पे डिपेंड करते थे, जो सीजनेबल रोज़गार तो मिल ही जाता था सीजन वाइज, और कुछ लोग काम करते थे इन इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन धीरे धीरे ये समय बहुत तेज़ी से बदला और इंडस्ट्री में की ओर ज़्यादा लोग आकर्षित होने लगे और सभी लोग इंडस्ट्री में पैसे की ओर जाने लगे। मतलब विनिमय का एक नया चाल आया जो है कि मनी के थ्रू, तो लोग ज़्यादा इसकी ओर जाने लगे। तो धीरे धीरे ये फ्रेमवर्क तक कुछ दिन तक ठीक थे, कुछ साल कुछ डिकेड तक ठीक चली। लेकिन अब के जो डिकेड आए हैं इस डिकेड में इंडस्ट्रीज़ कम हो गई है और एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा एक साल में निकल रहे हैं। हर साल मतलब इतने सारे एम्प्लॉयर निकल रहे हैं, क्योंकि अब तो एजुकेशन सिस्टम का काम ही है एम्प्लॉयर निकालना, एक ओबीडियंट लॉयल और स्किल्ड एम्प्लॉयर निकालना। क्योंकि हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को वैसा कुछ सिखाया नहीं जाता है जिससे वो आउट ऑफ द बॉक्स या तो एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी वाले आइडियाज़ अपने में आजमाए और नए कुछ लाए, क्योंकि उनके माइंडसेट में यही रहता है कि हमें एक अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे ग्रेड हासिल करने हैं और एक हाइपिंग जॉब चाहिए। अब हाइपिंग जब जॉब के लिए बच्चे इनसे निकलते हैं तो बहुत बड़ा एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो है बेरोज़गारी। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ों में हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए। मतलब नए एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जैसे कि नए शिक्षा नीति में हमें बच्चों को एंटरप्रेन्योर की नज़र से देखना चाहिए। बच्चों को एक एंटरप्रेन्योर की नज़र से देखने का फ़ायदा ये है कि कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं दूसरे एक्टिविटीज़ में जाते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉट या कुछ अलग दूसरे तरीके में सोचते हैं।
मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बच्चे सोचते हैं। तो जिन बच्चों की पढ़ाई में मन लगता है या तो फिर उनकी पढ़ाई में एक्टिविटी अच्छा है, उन्हें उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनको गाइडेड दिया जाएगा कि आप इससे करके ऐसे बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे आप इसमें रोज़गार मिल सकता है, ऐसे भारत को इससे बूस्ट मिलेगी। और दूसरे कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरे क्षेत्र एक्टिविटीज़ रहती है उसकी, तो उनको उस क्षेत्र में उसे मोटिवेट करे, उसे गाइडलाइंस दे ताकि आप उसमें बूस्ट करें और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बहुत एक्स्ट्रा करके दिखाएं। जैसे कि कुछ बच्चे हैं एस्ट्रोनॉट की दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब पसंद करते हैं, तो उसे उस और की और गाइडेंस दिए जाए, ना कि उसे सारी चीज़ बताया जाए आप मैथ भी पढ़ो, आप एस्ट्रोनॉट भी बनो। मतलब ऐसे में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने ही जो काम है उसमें अच्छा से कर नहीं पाते हैं। कुछ बच्चों को बनना रहता है सिंगर, अब उसको पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वो उनके तो जो है काम ही करने का मतलब बनना उसको सिंगर है, हम पढ़ा क्यों रहे हैं फिर। एक ठीक है बेसिक नॉलेज तक सबको शेयर करना, सबको देना चाहिए बेसिक नॉलेज, उसके बाद लेकिन उसमें परिवर्तन कर उसे उस क्षेत्र में हमें मोटिवेट और गाइडलाइंस करने चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी वाले आइडियाज़ उसके पास है तो उसको हम उसमें ना आगे बढ़ाएंगे, ना कि इसमें हम आगे बढ़ाएंगे उसको। उस क्षेत्र में अगर हम मोटिवेट करेंगे तो उसमें आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूर कुछ करेगा। अगर कोई बच्चा टीचिंग में बहुत एक्सपर्ट है, टीचिंग को अलग लेवल तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब बहुत अच्छे से टीच करता है, तो उसे टीचिंग्स के लिए गाइडलाइंस देंगे कि बच्चे को इस नए दौर के साथ इसे ऐसे बताना है, मतलब वो तो उसमें अलग लेवल का काम करेंगे। उसके बाद हो गया कि आज के एजुकेशन सिस्टम में बच्चे जैसे बन के निकल रहे हैं उसके लिए उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रही है, मतलब प्लेटफॉर्म्स कम हो गई। एक और बस एक ही प्लेटफॉर्म्स देखते हैं आदमी की इंडस्ट्रीज़, लेकिन अब समय के साथ वो प्लेटफॉर्म कम पड़ रही है। अब बच्चों को नए प्लेटफॉर्म की ओर जाना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की मेंटलिटी भी वैसे क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चे नए प्लेटफॉर्म की ओर ज़्यादा रुझान और अच्छे से जा पाए। जैसे कि बीते कुछ दिन में देख रहे होंगे कि ज़्यादा बच्चे लोग अब दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मतलब जैसे कि यूट्यूब या तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग या तो फिर ऑनलाइन मार्केटिंग या तो फिर और भी मतलब दूसरे मार्केट में मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करने जा रहे हैं। क्योंकि अब उस प्लेटफॉर्म में जगह नहीं रही और इस प्लेटफॉर्म में बच्चे बहुत आउट ऑफ द बॉक्स काम